चाहूंगा टीवी 45 के तमाम न्यूज एंकर इस प्लेटफॉर्म पर आए। Those who deserve and keeps talent can come to us. We will provide you right kind of platform to perform your talent. ये वो सितारे हैं जिन्हें हर रोज आप सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं, टीवी 45 के न्यूज एंकर। तो साथ ही इस मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा, दंगल के अखाड़े में बुलाना चाहूंगा हमारे काउंटिंग किंग यानी कि मनमोहन सिंह राजपूत जी को। मनमोहन जी, स्वागत है आपका, और आपसे भी तमाम समीकरण को हम समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से टीवी 45 का डिजिटल में परचम लगातार लहरा रहा है और काउंटिंग किंग मनमोहन जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। और अनिकेत, क्योंकि आप बिल्कुल मनमोहन जी के नजदीक है, चाहूंगा सबसे पहला सवाल मनमोहन जी से आप ही का किया जाए और उसके बाद में तमाम एंकर्स की प्रतिक्रिया इस चुनाव को लेकर और आज जो हमने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, मत सर्वेक्षण किया उसके बारे में। मत सर्वेक्षण के बारे में आपको जितना बताऊं लकी, ये हम लोग का पुराना, जिस तरह से मैं कह लूं आप सबको कि ये पूरी एक टीम का, पूरे जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोगों का एक मेहनत है। उस मेहनत के आधार पे हम लोगों ने एक टीम सर्वे किया था। उस टीम के आधार पे हमने अपने सारे रिपोर्टर्स को, सारे स्ट्रिंगर को हमने जो काम सौंपा था, कहीं ना कहीं उस पूरे रूप में कहीं ना कहीं वो टीवी 45 के लिए सक्सेस साबित हुई। उस सक्सेस को आपने डिजिटल के माध्यम से जरूर देखा होगा। आप सबने देखा, टीवी 45 ने कम समय में, बहुत कम समय में अपना एक नाम और एक परचम दिखाया है। लकी मनमोहन जी, अगर हम आज के मत सर्वेक्षण की भी बात कर लें, अगर कोई पार्टी अपने घोषणा पत्र में किसी भी बात का जिक्र करती है तो उस पर चर्चा होती है। राहुल गांधी ने जिस तरह से लगातार अल्पसंख्यकों की बात की तो उस पर भी चर्चा की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसमें सरकारों ने जो किया वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा बना। अगर पिछले 2 चुनावों की बात करें मनमोहन जी, तो 2014 में यूपीए सरकार की विफलताएं और भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे वो भी हावी रहे। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मुद्दा जो है वो भी हावी रहा। इस चुनाव में क्या ऐसा मुद्दा कोई था? और अगर बात करें राम मंदिर की, तो 1988 के बाद हर चुनाव में यह मुद्दा जरूर रहा, कभी मुखरता से तो कभी कम चर्चा के साथ। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बड़ा मुद्दा बना था। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया तो पूरी बहस के आसपास आपने भी देखी। आज जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों तरह के नैरेटिव है। 300 वाले लोग भी हैं, दूसरी तरफ 250 आएंगी, 220 आएंगी, 230 आएंगी। इस पर भी कहीं ना कहीं बहस हो रही है। ये जो चर्चा है वो कहां से, कैसे शुरू हुई, इसे समझने की कोशिश। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, चुनाव के आंकड़े, सर्वे, ये जो है ये शंकाओं पे जारी है, ठीक है। इन शंकाओं पे अगर मैं बात करूं तो आपको इससे अलग हट करके 4 जून को फैसला देखने को मिल जाएगा। टीवी 45 ने जो सर्वे किया था वो आपको दिखा दिया। वो आपके मत के लिए हमने ऐसा कोई जरूरी दिखाया कि आपको वो मानना है। हमने अपने मत के हिसाब से, अपने अकाउंटिंग के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से, अपने रिपोर्टिंग के आधार पे, अपने रिपोर्टर्स के आधार पे हमने वो सर्वे दिखाई है। आपने जिन मुद्दों की बात की, मैं आज उन मुद्दों पे एक बात बताता हूं। ये मैं बात कर सकता हूं, राम मंदिर 400 साल जो टेंट में बंधे हुए थे उनको ला करके बीजेपी ने आज एक मंदिर बना दिया। राम मंदिर का एक मुद्दा कह सकते हैं। 22 जनवरी को जिस राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं उसकी स्थापना की गई, उसको बीजेपी ने पूरी तरह से कोशिश की भुनाने की। आपने देखा होगा पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया, पूरा हिंदुस्तान राममय भक्ति से गूंज उठा, तो उसमें भी आप कह सकते। लेकिन इस चुनाव में कहीं भी अगर मैं बात करूं तो मोदी हो या पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के नेता हो, कहीं भी राम मंदिर का मुद्दा आपने देखा होगा कहीं नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि इनको पता था अगर राम मंदिर का अगर हम मुद्दा लाते हैं तो हमारे लिए जो 2014 जो हमने जिस पे हमने सरकार बनाई, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर, उस जगह पर हम कहीं ना कहीं जाएंगे। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा इसी बीच भोपू बच चुका है, यानी कि इस वक्त की बड़ी जानकारी। अंकिता, मैं चाहूंगा बड़ी जानकारी से तमाम दर्शकों को रूबरू करवाएं। बता रहे हैं हम आपको कि एग्जिट पोल को लेकर सांसद संजय सिंह का एक बड़ा बयान है। एग्जिट पोल सरकार के पक्ष में होते हैं, संजय सिंह ने ये कहा है। बड़ी खबर हम आपको टीवी 45 की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल को संजय सिंह ने बताया है बीजेपी का पोल बताया है संजय सिंह ने। एग्जिट पोल हमेशा मोदी और बीजेपी को जिताते हुए दिखाते हैं, संजय सिंह का बड़ा बयान। संजय सिंह ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया है। हम लगातार आपको टीवी 45 की स्क्रीन पर जब से चुनाव संपन्न हुआ अंतिम चरण का, उसके बाद से एग्जिट पोल जारी हुआ है। तमाम विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सभी का बयान आ रहा है। और इसी
भी संजय सिंह का बड़ा बयान, उन्होंने इंडी सरकार के बनने का दावा किया है, लेकिन 4 जून को पता चल पाएगा इंडी गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन कौन बाजी मारता है। संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के पोल, जो एग्जिट पोल है उसको भारतीय जनता पार्टी का बता दिया। मनमोहन जी, क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से क्या लगता है लोकसभा चुनावों पर असर देखने को मिलेगा, और ये जो असर है वो कितना होगा? विपक्ष की एक मजबूत आवाज के रूप में केजरीवाल का बाहर आना विपक्ष के मनोबल को कितना बढ़ाता नजर आएगा? विपक्ष के प्रचार की भी बात कर रहे हैं, मजबूती तो कहीं ना कहीं मिली है। 100% अगर मैं बात करूं लकीर, देखिए विपक्ष का नेता हो या नेता, अगर उस पार्टी का नेता ही जेल चला जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर होती नजर आती है। इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए ये वाकई में मायने रखता है कि अगर उसको उनका नेता जो खुद सीएम हो, दिल्ली के राजधानी जो हमारे देश की राजधानी, वहां का सीएम अगर जेल में हो तो वाकई में कहीं ना कहीं उनके पार्टी के कार्यकर्ता वहां छोटे साबित होते हैं और कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे समय में उनको अगर मैं कह सकता हूं उनको जमानत मिलता है और जमानत पर बाहर आते हैं तो पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होती है और पार्टी पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ रही है। ये तो देखने को मिला भी है। जिस तरह से उनके कार्यकर्ता ये समझ नहीं पा रहे थे कि हमें करना क्या है, लेकिन आने वाले समय को लेकर के जिस दिन उनको जमानत मिली उस दिन से लेकर के आप आज तक के चुनाव में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं केजरीवाल ने बढ़ाने की कोशिश की है, उनके कार्यकर्ताओं में दमखम भरने की कोशिश की है, जो पूर्ण रूप से यह दिख रहा था कि उनके कार्यकर्ताओं में जोश है और जोश और जुनून के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है। लकी मनमोहन जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। देखिए बिल्कुल लोकेश ने अरविंद केजरीवाल की बात कही कि उन्हें जेल से आज ही तक तारीख है जो जेल से बाहर रहेंगे, 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना है। लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड के भी 2 बड़े चेहरे जो है वो होटवार जेल में बंद है। आलमगीर आलम की बात कर ले, हेमंत सोरेन की बात कर ले, दोनों फिलहाल इस बार जेल में बंद है। जो हमने सर्वे दिखाया झारखंड की खास करके, तो झारखंड के 11 सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा, बाकी एक सीट यानी कि आजसू, जेएमएम और कांग्रेस के पाले में पड़ी। तो इससे क्या लग रहा है, जो 2 नेता जो जेल में बंद है, अरविंद केजरीवाल की बात होगी वो भी जेल में अंदर बंद है शराब घोटाले में, यहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्यादा झारखंड में गरमा रहा है। धरातल की बात कर रहे हैं हम, तो धरातल के मुद्दे पर हमने देखा कई प्रत्याशियों का विरोध भी हुआ। संजय सेठ की बात कर ले या फिर विजय हांसदा की बात कर ले या गीता कोड़ा की बात कर ले, उन्हें बंधक तो बना दिया गया था। तो क्या लग रहा है जो हमने झारखंड का सर्वे किया है, क्या ये सर्वे बिल्कुल सटीक बैठेगा 4 जून को? क्योंकि कांग्रेस तो 1 सीट जीत रही है और जेएमएम 1 सीट जीत रही है, बाकी तो पाले में एनडीए का सरकार ये सामने आ रही है बातें। जिस तरह से अंकिता आपने ये क्वेश्चन किया, वाकई में मैं क्वेश्चन का मैं तारीफ करता हूं, लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूं। देखिए, लोकसभा का एक सिनेरियो जो है लोगों के बीच में, जनता के बीच में, गांवों के बीच में, ग्रामीण के बीच में, जिस तरह से हमारे जो रिपोर्टर्स वो गए हैं, उनका एक मानना है कि लोकसभा मोदी के लिए, जिस तरह से विधानसभा होता है वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी के लिए या बीजेपी के लिए वो लोग सोचते हैं। ये हम लोगों ने जब उनसे बात की कि भाई आप किसको वोट देंगे, हम लोगों ने उस वक्त चलाया नहीं, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव में एक आचार संहिता का एक नियम होता है, उन नियमों का हम लोगों ने पालन किया। आज भी अगर हम उनको चलाते, अगर आप उनको उस वोटर को देखेंगे तो सभी ने कहीं ना कहीं किसी रूप में, जब मैं गाँव में गया, ग्रामीण सुदूरवर्ती गाँव कह सकते हैं, नक्सली क्षेत्र था, मुरुटांगा गाँव का नाम है, मैं बता रहा हूँ, उस गाँव में मुझे मोदी का नाम दिखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सोच रहा था आदिवासियों के साथ छल हो रहा है, आदिवासियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं ये जेएमएम से किसी का नेता का नाम लेंगे। लेकिन जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे ये बात कहा कि मुझे इस गांव में हर वो चीज मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए। अनाज की बात करें तो अनाज मिल रहा है, पेंशन की बात करें पेंशन मिल रहा है। वो मोदी की बात कर रहे थे। मैंने बोला ये सारी चीजें तो आपके झारखंड सरकार ने चालू किया, लेकिन जब नाम मैंने सुना तो मैंने 2 बार उनसे पूछा आप किसकी बात कर रहे हैं? हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं, चंपाई सोरेन की बात कर रहे हैं, कल्पना सोरेन की बात कर रहे हैं, या अपने नेता की बात कर रहे हैं, जो लोकल आपके नेता आप उनकी बात कर रहे हैं? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप हमें गुमराह करने की कोशिश ना करें, हम मोदी की बात कर रहे हैं। क्योंकि उनका एक कहना था लोकसभा वोट दिवे तो मोदी के दिवे, विधानसभा वोट दिवे तो जेएमएम के वोट दिवे। मतलब उनका जो भाषा था वो भाषाई अंदाज में मैंने जो आपको बोला, उन्होंने साफ तौर पे कहा। देखिए मुद्दे गौन हो गए हैं, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी मेरी बात हुई थी आप लोगों के साथ में, मुद्दे इस लोकसभा में कम से कम टोटल गौन हो चुके हैं। नेताओं का काम है, नेताओं भाषण देते हैं, नेता का काम है वो बोलते हैं। अब जिस तरह से एग्जिट पोल को संजय सिंह ने कहा कि ये बीजेपी के पक्ष में ही सारे बड़े चैनल्स बोलते हैं, ठीक है वो नेता है।
उनका बोलना, उनका बड़बोलापन है, वो बोल सकते हैं, कहीं बोल सकते हैं। लोकतंत्र में सबको आज़ादी मिली है बोलने की। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, जिस तरह से चुनाव लड़ी जा रही है, इन चुनाव में मुद्दे गौन हो चुके हैं। 2014 में अगर बीजेपी आई थी तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पे 2014 में मोदी सरकार ने कदम रखा था। लेकिन आज उसी मोदी सरकार को आज 10 साल हो गए, 2 टर्म उन्होंने बिता दिया, लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी, आप उस मुद्दे पर, आर्थिक नीति पर कहीं ना कहीं बीजेपी फेल है। लेकिन इसको कांग्रेस ने नहीं भुनाया, कांग्रेस इंडिया अलायंस ने इसको नहीं भुनाया। अगर पूरी पार्टी कार्यकर्ता एक साथ जोश जुनून के साथ इस पर बात करते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गिरते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं भुनाया। मोदी ने भी इनको चारों तरफ से चारों खाने चित किया। क्यों? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जब चुनाव चल रहा था उस वक्त उनसे 1 महीना पहले हेमंत सोरेन का जेल जाना, पार्टी को नुकसान। ठीक उसी के बीच में 32 करोड़ का मिलना, मतलब पार्टी को नुकसान। आलमगीर आलम के ऊपर आज तक एक दाग नहीं लगा था। ठीक कहते हैं कि रिटायरमेंट के पहले आपने अपने ऊपर दाग ले लिया, अब जीवन भर जो आपने ऐशो आराम किया, वो आज आप होटवार जेल के पीछे अपना समय काट रहे हैं। तो आज वो 2 दोस्त जिसके बारे में सगे संबंधी कह सकते हैं हम लोग कि आज वो लोग वहां बैठे हैं, तो पार्टी को नुकसान यहां पर, जेएमएम को आज के डेट में हेमंत सोरेन की वजह से। ठीक है, कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल के कहीं ना कहीं पार्टी को संभालने की कोशिश की, लेकिन आप ये समझ सकते हैं जब एक पार्टी का नेता जेल ही चला जाए तो उसकी दिशा और दिशा खत्म हो जाती है। जिस तरह से आज हम लोग चैनल की बात करें, चैनल भी एक दिशा के साथ चलता है। आज आप सब एक साथ काम कर रहे हैं, अगर इसमें से एक आदमी गड़बड़ाता है तो पूरे चैनल की स्थिति गड़बड़ाती है। उसी हाल में आप उसको ठीक उलट ले, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेएमएम पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कहीं ना कहीं उनके लीडर जो होते हैं वो उनके पार्टी का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। अगर उनको कुछ नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को नुकसान होता है। जेएमएम के खुद लीडर अगर हेमंत सोरेन जेल जाते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो पार्टी पूरी गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को एक बोलने का मुद्दा मिला। ठीक इसी तरह अगर अब मैं बात करूं कांग्रेस की, ठीक आप चुनाव के बीच में 5वें चरण का चुनाव चल रहा है, आलमगीर आलम के घर से 32 करोड़ रुपए अगर उनके ओएसडी संजीव लाल के घर से मिलता है तो वहां पर बीजेपी चुनाव उनको घेरती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा किनके घर पे मिल रहा है, मोदी कटाच कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, लेकिन इनका जवाब कांग्रेस के पास नहीं मिला। आज वो कांग्रेस उनको बचाती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो इस बात को नहीं देख रहे हैं कि ईडी को लोग तोता बोलते हैं, ठीक है, उसका उपयोग करें, लेकिन वो नोट के बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में वो चीज बोलने के लिए और जख्म कहीं दे के जा रहा है। तो चुनाव में वो जख्म है उनके लिए, वो चुनाव सही ढंग से नहीं लड़ पाए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी पार्टी गिरी, जिसके वजह से आज इनको नुकसान होना। ठीक है, हमारे सर्वे को लोग गलत बोल दे, मैं उस पर नहीं बोल सकता हूँ, ये एक सर्वे है। 4 तारीख को जो आंकड़े आएंगे वो तो दिखेगा सबके सामने कि बीजेपी जीत रही है, जेएमएम जीत रही है, कांग्रेस जीत रहा है, बीजेडी जीत रही है या आरजेडी जीत रही है, जितने भी पार्टी है। हमने एक अपना आकलन किया, हमने एक मेहनत किया, हमारे साथ एक टीम बनी, उन टीम का हमने आकलन, उन टीम का हमने सर्वे अपने टीवी 45 के स्क्रीन पर हमने दिखाने की पुरजोर कोशिश की है और अच्छे तरीके से हमने रखने की कोशिश की है। चुनाव में मुद्दे आते हैं, मुद्दों को देखने के लिए और बात की जाए तो उन मुद्दों पर कहीं कोई आज बात नहीं कर रहा है। मुद्दे पे कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं लोग, मुसलमान पे बात कर रहे हैं लोग, लेकिन चुनाव में अगर बात करें कोई भी नहीं बात कर रहा। आपने एक आखिरी क्वेश्चन किया तो उसका भी मैं जवाब दे देता हूं। जिस तरह से आपने कहा कि लोग जनता के बीच में सांसद का विरोध होता है, बहुत शर्मनाक बात है ये। देखिए, हम लोग इतने साल से हम लोग चैनल में काम कर रहे हैं, अगर एक अच्छा सांसद काम करे तो उसके पूरे 543 सांसदों के बीच उसका नाम आता है। उन सांसदों के बीच में आज मैं एक ऐसा नाम नहीं लूंगा, चलिए, लेकिन आप सब समझ जाइए, गोड्डा के एक सांसद हैं जिनके अगर 543 सांसदों की मैं चर्चा करूं तो वो सबसे ज्यादा सदन में बोलते हुए नजर आते हैं, क्वेश्चन उठाते हुए नजर आते हैं। आप उनकी बात को गौर करें। आज उन्होंने अपने दम पर लड़ करके सदन से सड़क की लड़ाई जिसको कह सकते हैं, लड़ करके एम्स लेकर के आए। एम्स के बाद में आप खुद देखिए उस जगह पर आज एयरपोर्ट लेकर के आए, एयरपोर्ट के बाद ड्राइविंग स्कूल ऐसी ट्रेन, जिस जगह पर ट्रेन नहीं चलती तो उस जगह पर ट्रेन लेकर के आए। ऐसे सांसदों का जुनून अगर हो तो इन 543 सांसद आज एक देश को हमारे विकास की तरफ ले जा सकते थे, लेकिन आज ये सांसद काम नहीं करते हैं। जिनको मौका मिलता है वो आज दिल्ली में ऐशो आराम में चले जाते हैं, उसके बाद यह जनता तरसती हुई नजर आती है। इसलिए इनको विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है जितने भी सांसद, लगभग बीजेपी के जितने सांसद होंगे, मैं कह सकता हूं कि उन्होंने आज जैसे गीता कोड़ा, वो भी अपने गली में गई, कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ा। बीडी राम कहीं ना कहीं गए तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। संजय सेठ कहीं ना कहीं गए तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में नहीं जाते हैं।
ये शहरी क्षेत्र इनका पड़ता है। उसी शहरी क्षेत्र में ये इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और इनको पता है बीजेपी के कैडर वोट होता है, वो वोट उनको मिलेगा और वो वोट से चुनाव जीतेंगे। जब तक मोदी का चेहरा है, लोगों ने मोदी को वोट दिया है, लेकिन जिस दिन इनके चेहरे की बात आएगी इनका पर्दाफाश हो जाएगा। ये लोग कभी सामने नहीं आ पाएंगे, ये चेहरे नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जब जनता के बीच में ये जाते हैं, डरे हुए और समय के रूप में जाते हैं। लेकिन जब मोदी की बात आती है तो लोग मोदी को वोट देते हैं, ना कि बीडी राम को वोट दे रहे हैं, ना कि संजय सेठ को वोट दे रहे हैं, ना कि बिजू तोरण महतो को वोट दे रहे हैं। आप खुद गाँव में निकले, आप खुद शहर में निकले, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आपने देखा होगा लोगों ने कहा कि मैं डुल्लू महतो को वोट नहीं दे रहा हूँ, मैं वोट दे रहा हूँ मोदी को वोट दे रहा हूं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अपने चेहरे पर यहां पर लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी है, लड़ाई लड़ी है मोदी पर, कमल पर, बीजेपी पर चुनाव लड़ी है। अगर एक कार्यकर्ता है, एक सांसद है जिसने चुनाव लड़ा अपने दम पर, तो मैं गुड्डा के बारे में कर सकता हूं, क्योंकि आप सब भी उनका ग्राफ रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 543 सांसद वो ऐसे सांसद है जिन्होंने सबसे ज्यादा सदन में उपयोगिता दिखाई है, अपनी आवाज को रखा है और हर एक क्षेत्र में अपनी चीजों को ला करके वहां पर मौजूदगी दिखाई है, जिसके वजह से आज लोग उनको कह रहे कि वो घिरे हुए हैं। मैं कहता कांटे की टक्कर में भी वो निकलते हुए नजर आते हैं। वो अपनी फाइटर है, जिसको फाइटर कर सकते हो फाइटर है, वो फाइट करते हैं हर जगह पर, अपनी बातों को रखते हैं। इसलिए शायद वैसे सांसद का दरकार है और ऐसे सभी सांसदों को होना चाहिए जिनका विरोध ना हो, जिनको गली में कोई नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे लोग आपने बिल्कुल सही तरीके से आकलन को समझाया है और बहुत बहुत शुक्रिया जो काउंटिंग किंग में आपने जिस तरीके से समीकरण को समझाया, क्या को समीकरण है लोकसभा चुनाव के सभी सीटों पर। देखिए टीवी 45 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर भी उतरती है और हमने आपको आज के दिन यहाँ की अंतिम चरण, अंतिम दौर, अंतिम मुकाबले का सारा कुछ समीकरण आपको समझाया। क्या कुछ आकलन होने वाले हैं, क्या कुछ सर्वे हमारी बताती है, हमने आपको सर्वे पेश किया। सभी सीटों पर अगर 29 स्टेट की बात कर ले, 29 स्टेट में जितने लोकसभा सीट है उनका हमने आपको प्रत्याशियों के नाम भी बताए, किनके बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। चलिए ये तो बात 4 जून को साफ हो जाएगा, लेकिन सर्वे टीवी 45 की टीम ने आपके सामने रखा। सर्वे में कहीं जगह पे बीजेपी आगे नजर आई तो कहीं पे कांग्रेस का दबदबा रहा, तो कहीं पे अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक सीट जेएमएम के पार्लियामेंट की बात कही जा रही है, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, तो आजसू को और बीजेपी को 11। झारखंड की इसलिए मैं बात कर रही हूँ, झारखंड में हम इस धरती पर मौजूद है और झारखंड की 14 सीटों की हमने काफी अच्छे से समीक्षा की। आज भी संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना में तीनों सीटों पर चर्चा की। जिस तरीके से मनमोहन जी ने गोड्डा की बात करी, तो जाहिर सी बात है गोड्डा में एम्स और एयरपोर्ट की चर्चा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे मनमोहन जी जो चर्चा, एक त्रिकुट जो पर्वत पे रोपवे हादसा हुआ था उसे लेकर निशिकांत दुबे पर कई सवाल उठे थे, तो कांटे की टक्कर जरूर हमें देखने को मिली है। लगातार टीवी 45 आपको समीक्षा बताता रहेगा, क्या कुछ चीजों का सर्वे है, क्या कुछ आकलन होने वाला है, क्योंकि हमने तो सर्वे दिखाया है। वो सर्वे किसी को सही लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं लग सकता है, कोई गलत कह सकता है, लेकिन हमारा सर्वे 14 जून को ये साफ हो पाएगा कौन, माफ कीजिएगा 4 जून को ये साफ हो पाएगा कौन किसके आंखों का सिरताज होगा, कौन किसके आंखों का तारा होने वाला है। ऐसे में टीवी 45 के तमाम एंकर्स भी हमारे साथ जुड़े रहे, ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे रिपोर्टर्स बने रहे, हमारे सहयोगी जिन्होंने 14 लोकसभा सीटों की आपको समीक्षा बताई, काउंटिंग किंग हमने दिखाया। ऐसे में पल पल की अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। टीवी 45 ने आज कह सकते हैं टीवी 45 का पूरे डिजिटल माध्यम पे भी दबदबा आ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से मनमोहन जी ने कहा है कि हमारे एडिटर इन चीफ है, उनका सीधे तौर पर यह भी दावा है कि हम 4 जून को भी लगातार आप तक ऐसे ही बने रहेंगे और पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से लेकर सुबह 8 बजे जब से वोट काउंटिंग शुरू होगी वहां से हम आपको शाम तक जब तक खत्म नहीं होती है तब तक हम आपको टीवी 45 पर एक अपडेट देते रहेंगे। ऐसे ही भी खबरों के लिए बने रहिएगा टीवी 45 के साथ। ऐसे में पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अंकिता शर्मा कैमरामैन गणेश के साथ टीवी 45 धनबाद।